करीब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया और इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में वॉर अभी तक चल रही है। काफ़ी घमासान वॉर चल रही है। मुझे इनफैक्ट फ़लस्तीन नहीं बोलना चाहिए, फ़लस्तीन एक्चुअली लार्जर ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। आप मैप में अभी प्रेजेंट करंट मैप में देखेंगे तो इजराइल बीच में है और लेफ्ट में गाज़ा स्ट्रिप है, वहाँ भी फ़लस्तीन रहते हैं, और राइट में आपके वेस्ट बैंक है, वहाँ ही फ़लस्तीन रहते हैं। तो राइट वाले जो फ़लस्तीन की जो एरिया है वो PLO पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनकी पार्टी है वो रिप्रेजेंट करती है, और लेफ्ट में हमास एक काफ़ी एग्रेसिव जो इजराइल के काफ़ी खिलाफ है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे काफ़ी इंटरनेशनल देश, काफ़ी सुपर पावर देश उसे एक टेररिस्ट का दर्जा देते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास। तो ये वॉर हमास और इजराइल के बीच में चल रही है। तो हुआ ये था कि 7 अक्टूबर को हमास ने करीब 4000 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए थे इजराइल के ऊपर, जिससे इजराइल के ऊपर काफ़ी हानि हुई, और जो बॉर्डर एरिया उसे तोड़ के काफ़ी इजराइल के लोगों को बंधक बना के ले गए। करीब 1000 लोग, जिस तरह की न्यूज़ थी 1000 लोग की, वो ये बंधक बना के ले गए। तो इसके जवाबी हमला में जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन है, उन्होंने कहा कि वॉर स्टार्ट किया हमास ने और हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करें, हम लोग इस वॉर को, इजराइल इस वॉर को ख़त्म करेगी और इस बार फ़लस्तीन का पूरा सफाया करेगी। इनफैक्ट फ़लस्तीन नहीं, हमास का पूरा सफाया करेगी। तो ये जवाबी हमला इजराइल का काफ़ी घमासान हुआ और अभी तक एक सप्ताह से ऊपर हो गया है। अभी तक गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर काफ़ी रॉकेट लॉन्च हो रही है, काफ़ी लोग मर रहे हैं, काफ़ी सिविलियन भी मर रहे हैं, और लेकिन इजराइल का पूरा मकसद है कि हमास संगठन को पूरी तरह से ख़त्म करना। तो उसे इजराइल भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है और उसे ख़त्म करना चाहती है। तो अब यहाँ बात यह है, दो चीज़ उठती है इजराइल के पास, दो प्रमुख और दो सबसे अच्छी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में। एक फर्स्ट है इनके एंटी मिसाइल जो आयरन डोम सिस्टम है। तो ये एक्चुअली एक टेक्निक है, एक सिस्टम है जो इजराइल ने खुद अपने देश में बनाया, और ये एंटी मिसाइल सिस्टम है। कोई भी मिसाइल अगर इस इनके रेंज में या आयरन डोम के सिस्टम के रेंज के अगल बगल से गुजरेगी तो उस मिसाइल को ये इंटरसेप्ट करके और उसके स्पीड और जो भी टेक्निकल चीज़ें वो सबको मद्देनजर रखते हुए ये एंटी मिसाइल उस मिसाइल के ऊपर छोड़ेगी और मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर देगी। तो ये फर्स्ट ये है। लेकिन चलो, इनका लोग बोल रहे हैं कि ये फेल हुई है, कि नहीं, फेल नहीं हुआ। एक्चुअली इसका एक्यूरेसी 90% है, तो 5 to 10% ये एक्यूरेसी ये मिस करेगी। तो इनफैक्ट जब 4000 5000 रॉकेट लॉन्च होगा तो उसके 5 से 10% आप देख सकते हो कि 5 से 10% भी काफ़ी नंबर हो जाते हैं, अराउंड 50s के नंबर हो जाते हैं रॉकेट लॉन्च के, और वो इस डोम सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम से मिस होगी और इजराइल के ऊपर गिरी। तो ये एक तरह से ये फेल नहीं है, अभी भी वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सेकेंड चीज़ वो है इनके इंटेलिजेंस सर्विस जिसे मोसाद बोलते हैं। ये वर्ल्ड के काफ़ी पावरफुल, और इस बोला जाता है कि इस इंटेलिजेंस सर्विस से कुछ भी छुपा नहीं रहता है। तो लेकिन अब बात ये भी हो जाती है कि जब आपके पास इतनी अच्छी इंटेलिजेंस सर्विस है तो आपके जो काफ़ी बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन और आपके पड़ोसी मुल्क के हैं, तो आप इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाए जो भी वो 2 साल से वो कार्रवाई या 2 साल से उसकी ये प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि ये प्लानिंग मोसाद के करीब बोला जाता है 2 साल से ऊपर से ही चल रही थी। तो इस तरह की चीज़ को वो इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाए, और क्या खामी रही, तो भी एक बड़ी सवाल होती है। उसके ऊपर इजराइल काफ़ी लोग देख रहे हैं, उनके ऊपर जो भी इंक्वायरी या जो भी चीज़ चल रही होगी अंदर में, वो अलग बात है। तो ये तो वॉर की बात है जो हर दिन काफ़ी अपडेट आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। काफ़ी लोग मर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि फॉस्फोरस का भी यूज़ हो रहा है वॉर में, जो नहीं होना चाहिए। इससे आग काफ़ी आसानी से लग जाता है जहाँ भी फॉस्फोरस बम गिरता है। तो ये वॉर की जो भी अपडेट है, हम लोग उससे थोड़ा दूर हट के ये सोचते हैं कि ये पूरा मुद्दा है क्या, ये इसकी जड़ क्या है, ये कहाँ से शुरुआत होती है, और किस तरह से ज्यूज़, किस तरह से इजराइल बनी, किस तरह से फ़लस्तीन बनी, ये हमास के लोग क्या हैं, और ये इस तरह की जेरूसलम की चीज़ क्या है। तो इस तरह के हम लोग समझते हैं, और काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री को समझने के लिए अगर इसके जड़ को समझना है। ये अभी क्या कोई सुलझाया हुआ या अभी का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम काफ़ी हिस्ट्री का है। तो हम लोग रिलीजियस सेंटिमेंट के हिस्ट्री को दूर रखते हैं, क्योंकि इसमें एक रिलीजियस सेंटिमेंट भी जुड़ा है। लेकिन करंट की जो भी वॉर हो रही है वो लैंड एक्विजिशन और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के कारण हो रही है। तो रिलीजियस सेंटर को हम लोग जेरूसलम की जो सेंटर है उसे दूर रख के उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं 1881 की। 1881 में क्या हुआ कि काफ़ी ज्यूज़ या यहूदी लोग पलायन कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे जेरूसलम की तरफ। ये इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि जेरूसलम ज्यूज़ का काफ़ी पवित्र जगह है, और उनके लिए वो काफ़ी बड़ा टेम्पल, और उनके 2 टेम्पल पहले हुए थे जो ख़त्म किए गए, वो अलग कहानी है, लेकिन उनके लिए काफ़ी फेमस जगह है। जेरूसलम 3 धर्मों का काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। एक ज्यूज़ का हो गया, सेकेंड क्रिश्चियनिटी का हो गया, और मुस्लिम का 3rd इंपॉर्टेंट जगह है। तो जेरूसलम को लेके काफ़ी होली वॉर हुआ था, काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ था। तो जेरूसलम को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए साइड करते हैं।
तो 1881 में ये करीब यहाँ पे माइग्रेट हुए। तो जब ये लोग माइग्रेट किए थे यहाँ पे 1881 में जेरूसलम की तरफ, तो उस समय ना ही यहाँ पे पैलेस्टीन था, पैलेस्टीन जैसा फॉर्मेशन था, या इसराइल था, गाजा स्ट्रिप या वेस्ट बैंक जो अभी के ग्रैंड मैप में देखते हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ बना हुआ नहीं था। तो लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर रूल करते थे इस जगह को, अरब एम्पायर था वो, ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे रूल करते थे। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर को हराया और उस जगह पे एक ब्रिटिश कॉलोनी बनाई और ब्रिटिश राज वहाँ पे शुरू किया। तो इस जगह पे अब ब्रिटिशर्स देखने लगे जो भी करंट पैलेस्टीन और गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, जेरूसलम की जो एरिया है। अब उस समय क्या हुआ कि जर्मनी में सेम टाइम जर्मनी में हिटलर का काफ़ी पावर, पॉलिटिकल पावर बढ़ने लग गया, हिटलर काफ़ी राइज करने लग गया और उस समय वो ज्यूज़ का नरसंहार, ज्यूज़ को मारा जा रहा था वहाँ पे जर्मनी में। तो वहाँ से ज्यूज़ लोग माइग्रेट होकर कुछ यूएस की तरफ चले गए और मैक्सिमम ज्यूज़ जेरूसलम की तरफ आ गए। ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी हेल्प किया उन्हें जेरूसलम की तरफ आके अपने जगह बसाने के लिए। तो ये करीब अराउंड 1918 से 1948 तक जब ब्रिटिश राज चल रहा था इस ऑटोमन एम्पायर, जो पहले ऑटोमन एम्पायर था इस जगह, जो मैक्सिमम अरब के लोगों से घिरा हुआ था। तो इसी बीच में यहाँ पे माइग्रेट होकर ज्यूज़ लाए। तो इसी समय करीब 1947 के करीब 1945-47 के करीब एक मूवमेंट शुरू हुई थी जिसे बोलते हैं पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये मूवमेंट एक्चुअली ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो लोग चाहते नहीं थे, पैलेस्टीन या जो अरब के लोग हैं वो लोग चाहते नहीं थे कि ज्यूज़ इस जगह पे आए और इस जगह पे रहे, क्योंकि हर धर्म का अपना मानना था कि ये उसकी अपनी इंपॉर्टेंस जगह है जेरूसलम। तो इस हिसाब से वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का, तो ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी लड़ाई करते थे जब ये मूवमेंट फॉर्म हुई थी। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया 1948 को कि वो इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे और 1947 में यूएन आया और यूएन ने एक पीस बनाया और एक पार्टीशन प्लान किया। पार्टीशन प्लान काफ़ी करना जरूरी था क्योंकि तीन तरह के लोग एक्चुअली 2 तरह के लोग रह रहे थे, एक अरब के और एक ज्यूज़ के। तो काफ़ी टेंस माहौल रहता था हमेशा। तो इस तरह इसको सॉल्व करने के लिए यूएन ने वहाँ पे पार्टीशन रूल लगाया। पार्टीशन रूल में क्या कहा गया था कि 45% ऑफ द लैंड अरब यूज़ करेंगे और 55% ऑफ द लैंड ज्यूज़ यूज़ करेंगे, और जो जेरूसलम है वो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर आएगा। लेकिन ये अरब को पसंद नहीं था। अरब के लोगों ने इसकी नेक्स्ट ईयर 1948 के अराउंड ज्यूज़ के ऊपर, जो ज्यूज़ लोग अपने कॉलोनी बनाए हुए थे जिसे अभी इसराइल बोलते हैं, उसके ऊपर हमला कर दिया। अब ज्यूज़ के पास एक ही ऑप्शन था, या तो वो मर जाते हैं, उनका पूरा समुदाय खत्म हो जाता, या तो उनको लड़ना था। तो वो जी जान के लड़े और सरप्राइजिंगली इस वॉर को वो जीत लिए। तो पहला वॉर जो हुआ था अरब और ज्यूज़ के बीच में, जिसे कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ अरब एंड ज्यूज़, उसमें ज्यूज़ ने काफ़ी मुश्किल से लेकिन अच्छे से अरब को हरा दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ 1949 के करीब क्या हालात बन गया। 1949 के जो यूएन ने एक पार्टीशन रूल बनाया था वो अब तहस नहस हो गया 1-2 साल में। 49 में मैक्सिमम लैंड इसराइल के पास आ गया। जो अभी आपके गाजा स्ट्रिप के जो लैंड है वो अब चलेगी इस तरह इजिप्ट की तरफ, और जो वेस्ट बैंक का जो लैंड है अभी, जो करंटली वेस्ट बैंक का जो लैंड है वो जॉर्डन की तरफ चला गया। तो इससे क्या हुआ कि फ़लस्तीन को काफ़ी कम जगह मिला। मीन्स फ़लस्तीन को लगने लगे कि वो उनका ही जगह था और वार करने के बाद वही हार गए अरब के लोग, और फिर उनको ही काफ़ी कम जगह मिलने लग गया। तो वहाँ से एक सेकेंड वॉर ऑफ अरब और ज्यूज़ हुआ 1967 के अराउंड, और उस समय 64 या 67 के अराउंड एक वॉर हुआ था, सेकेंड वॉर ऑफ अरब एंड ज्यूज़। और उस वॉर को भी ज्यूज़ ने काफ़ी आसानी से जीत लिया। अराउंड 5 से 6 दिन का वॉर था। और फिर उसके बाद हालात ये बना कि मैक्सिमम ऑफ द इजिप्ट भी इसराइल ने ले लिया था। इनफैक्ट गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों जो भी करंट सिचुएशन में वो इसराइल के अंदर आ गया। तो मैक्सिमम लैंड इसराइल ने ले लिया था और ये इसराइल एक पावरफुल देश बनने के राह पे चल गया था उस समय। तो करीब 1964 में पीएलओ की फॉर्मेशन हुई थी, पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। तो करंट सिनेरियो में आप देखोगे कि वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीन है उसको रिप्रेजेंट पीएलओ करते हैं। 1974 में पीएलओ को अरब ने एक मान्यता दी, उसे रिकॉग्नाइज किया गया और यूएन सेक्रेटरी ने भी उसे रिकॉग्नाइज किया एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैलेस्टीन। तो अब पीएलओ तो अच्छे से फॉर्म होगी और वो पैलेस्टीन के रिप्रेजेंटेशन होने लगी। लेकिन अंदर में पैलेस्टीन के ये लगने लगा कि नहीं, हमें काफ़ी कम लैंड मिल रहा है। तो अंदर से अलग से मूवमेंट, कोई छोटे छोटे मूवमेंट पैलेस्टीन के अंदर से चलते जा रहे थे, क्योंकि पीएलओ थोड़ी पीस कीपिंग थी और वो इजराइल की बात सुनती थी, यूएन की बात सुनती थी। इसके खिलाफ काफ़ी लोग थे पैलेस्टीन। 1979 में एक खास बात होती है कि एक पीस बन जाती है इसराइल और इजिप्ट के बीच में, और काफ़ी अच्छी पीस ट्रीटी बनती है, और जिसके दौरान इसराइल जो इजिप्ट के लैंड ली हुई थी उसे वो इजिप्ट को लौटा देते हैं। जो भी लैंड ली हुई थी उसने इजिप्ट को लौटा दिया। तो और करीब 1993 के अराउंड पीएलओ और इसराइल के बीच में काफ़ी अच्छी पीस ट्रीटी फॉर्म होती है, जिसमें वेस्ट बैंक
पीएलओ को दे दिया जाता है वहाँ पे फ़लस्तीन को रहने के लिए। इनफैक्ट हुआ क्या था कि जब इसराइल वेस्ट बैंक को भी ले ली थी, मतलब कि सेकेंड वॉर ऑफ अरब के बाद उस लैंड में इसराइल था, तो इसराइल ने वहाँ पे काफ़ी अपना कॉलोनी और काफ़ी चीज़ बना दिए थे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था फ़लस्तीन को। लेकिन 1993 में एक ट्रीटी फॉर्म हुई और उस जगह को फ़लस्तीन पीएलओ ने रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया। और लेफ्ट में जो स्ट्रिप थी उसे जो गाज़ा स्ट्रिप है, जो आपके इजिप्ट की तरफ भी बॉर्डर और उनके दूसरी तरफ समंदर है, तो वहाँ पे हमास की अभी काफ़ी फॉर्मेशन है, हमास वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन उसे देखती है। तो फ़लस्तीन को लगने लगा कि इनको काफ़ी कम जगह दिया गया। 1994-95 के अराउंड काफ़ी मूवमेंट इंटरनली बनने लगे कि फ़लस्तीन को लगने लगे बहुत कम जगह है, लेकिन पीएलओ लड़ाई के अगेंस्ट था। तो करीब 1987-88 के अराउंड एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था जिसे बोलते हैं हमास, और वो हमास का एक ही मकसद था फ़लस्तीन को इंसाफ दिलाना, लेकिन वो पीएलओ से अगेंस्ट है, पीएलओ की विचारधारा से अलग थी और वो गाज़ा स्ट्रिप की तरफ रूल करती थी, इनफैक्ट गाज़ा स्ट्रिप को रिप्रेजेंट करती थी। और 2005-2007 के अराउंड वॉर ऑफ गाज़ा स्ट्रिप होता है, जिसमें गाज़ा स्ट्रिप का एक फॉर्मल नाम होता है जिसे हमास देखते हैं, और वेस्ट बैंक का एक फॉर्मल नाम होता है जिसे पीएलओ देखा जाता है। तो ये टेंशन काफ़ी समय से चल रही है, काफ़ी मतलब कि इसकी जो बुनियाद है, इसराइल की जो बुनियाद है वो इस टेंशन से ही है। तो इसराइल को अपने एयर डिफेंस अच्छे रखने पड़ते हैं, वहाँ पे हमेशा छोटी फुट ऐसी लड़ाई होती रहती है, लेकिन जो अभी करंट जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कभी नहीं हुई थी कितने दशक में, और ये लड़ाई काफ़ी घमासान है। और इसराइल ने तो साफ बोल दिया है कि इस बार हमास ख़त्म हो जाएगा, चाहे उसके लिए फ़लस्तीन को भी क्यों नहीं ख़त्म करना पड़े। तो काफ़ी लोग मर रहे हैं। मेरी राय पूछे तो मैं किस तरफ से हूँ, तो मैं दोनों की गलती है, मैं तो वही देखूंगा, और ये वॉर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह पीस का टॉक या किसी तरह पीस का पाथ लेके इस चीज़ का सॉल्यूशन, अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी नहीं बनता है तो एक इंटरम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। आप बताएं, अपने सुझाव से अपने कमेंट दें और बताएं कि आपको क्या लगता है, आप किस तरफ से हैं और किस तरह का सॉल्यूशन यहाँ पे काम देगा। तो किस तरह का सॉल्यूशन काम देगा, इस तरह के आप कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बी सेफ एंड बी हेल्दी।